वैसे तो शुरू हुआ था, हरियाणा की एक बेटी थी मनीषा, जिसकी एक डेड बॉडी मिली थी 13 तारीख को। वो 11 तारीख को लापता हुई थी घर से। लेकिन शुरुआत में जो हुआ था, मतलब उसके जो घर वाले थे वो गए पुलिस स्टेशन। शुरुआती दौर में क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी गई, और जो पुलिस ने उनको रिस्पॉन्स दिया वो ये दिया कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी। ये शुरुआती जो बातें सामने आई थी वो हुआ था। उसके बाद क्या होता है, 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी जो है एक खेत में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े हो गए थे कि अगर शुरुआत से जांच अच्छी रही होती तो शायद उस बिटिया को बचाया जा सकता था। लेकिन ये मामला बढ़ता गया। जब सुनवाई नहीं हुई, अब मेरा बच्चा है, उसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब मैं क्या कहूँगी कि मेरे जो है सुनवाई नहीं हुई, प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे एक आदमी इकट्ठा हुआ, 2 आदमी इकट्ठे हुए, बढ़ते बढ़ते 4, 5, 10, 100 ऐसे लोग इकट्ठे हुए। जैसे ही लोगों की भीड़ जमा होती चली गई, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े हैंडलर्स थे, मतलब अपने यूट्यूब चैनल थे और वो अपने चैनल चला रहे थे। ऐसे लोग भी वहाँ इकट्ठा हुए। उनमें से एक काफ़ी मतलब चलने वाला चैनल है संसार क्रांति के नाम से, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे कवरेज की थी। जैसे कोई भी पत्रकार होता है, मतलब कोई सोशल मीडिया हैंडलर होता है, वो कहीं पे भी जाके एक कोई भी इवेंट को रिकॉर्ड करता है। उन्होंने भी वही किया, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रिसेंट में क्या हुआ है, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं भिवानी थाने में, भिवानी पुलिस स्टेशन के अंदर। और उसमें कुछ एफआईआर में मेन बातें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, एक लगाई गई है कह सकते हैं 353(2) की स्टेटमेंट ऑफ कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। 505 ये पहले आईपीसी में होता था, अब जो है ये 353 हो गया। इसमें क्या है कि पब्लिक को गलत मतलब उन्होंने मिसचीफ किया है, गलत न्यूज़ छाप के या फिर गलत बातें बोल के, मतलब लोगों को बरगलाया है एक तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहली जो रिपोर्ट आई थी, वो बेटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ बातें ऐसी हुई थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो उसमें लिखा था या उसको इंटरप्रेट किसी ने गलत किया, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन क्या बात है, उसमें यही लिखा हुआ था कि उनका गला काटा है, ऐसा इंटरप्रेट किया था कुछ लोगों ने। भीड़ में इंटरप्रेट किया, और जो करमू देसी पत्रकार थे उन्होंने माइक लगा के वो बात चला दी थी। तो बेसिकली क्या था, किसी और की बात को वो कन्वे कर रहे थे, ये हुआ था वहाँ। तो इसमें उनके ऊपर जो धारा दर्ज हुई है कि आपने पब्लिक को गलत बात परोसी है, इस वजह से आपके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर एक पत्रकार कहीं पे जाता है, किसी इवेंट को रिकॉर्ड करता है, वहाँ पे जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं वो उसको कवर कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ ये धारा बननी चाहिए? मेन क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। दूसरी बात ये है, इसमें 196 भी लगी हुई है, 196 एक है ये। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस शिव प्रसाद की। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ भी किया है कि ये धारा जब लगनी चाहिए जब दो ग्रुप्स के बीच में कोई इंसान दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करे। अब वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे किसी रिलीजन का मतलब 2 रिलीजन के लोग हैं, 2 जातियों के लोग हैं, किसी भी तरीके के ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब हम ये सवाल प्रशासन से कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे जो चाहे वो देसी पत्रकार करमू था या फिर और भी बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, क्या वो 2 ग्रुप्स को लड़वा रहे थे आपस में? मेन बात इसमें ये फोकस करने की है, क्योंकि इस धारा में मुकदमा दर्ज करने का मतलब तो ये है कि वो वहाँ पे 2 ग्रुप्स को लड़वाना चाहते थे। तो ये मेन बात उठती है कि क्या ये धाराएं जो लगाई हैं वो सही लगाई, क्या सोच कर लगाई गई हैं? तीसरी बात, एक और मेन जो बड़ी धारा इसमें लगाई है वो क्या है, 66F ऑफ IT एक्ट। IT एक्ट का जो 66F सेक्शन है वो है साइबर टेररिज्म का।
साइबर टेररिज्म मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेट का आतंकवाद। और अगर हम आईटी एक्ट पढ़ेंगे, अब मैं एज ए लॉयर इसको थोड़ा सा आम भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं, उसमें क्या है कि एक कोई सिक्योर डेटाबेस है और कोई आदमी उसको हैक करने की कोशिश करता है, या फिर मैं कोई मतलब कोई एक डेटाबेस है, मैं ऑथराइज हूँ उसका करने के लिए, लेकिन कोई और आदमी जो ऑथराइज नहीं है उसको हैक करता है। एक तरीके से साइबर अटैक भी कह सकते हैं। उन मामलों में ये धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन अब कोई पूछे अगर प्रशासन से ये बात कि वो पत्रकारों ने कौन सा साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से ये धारा जो है इम्पोज की गई, क्योंकि इसमें जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, और ऑब्वियसली फिर जमानत होना भी बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन ये धारा लगाते हुए इसमें अगर फैक्ट्स देखें और हम आईटी एक्ट की अगर लैंग्वेज पे जाएं तो वो मैच नहीं करते इसके फैक्ट्स से। तो इस तरीके के गंभीर धाराओं के साथ जो पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, एक पत्रकार जो है मेन जो अंदर हैं, अभी जेल के अंदर हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, वो देसी पत्रकार करमू हैं, बाकी सब बाहर हैं, लेकिन एफआईआर में नाम उनके भी आए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और उन लोगों ने कहा भी है कि हमारे खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो छीनी जा रही है। दूसरी बात ये है, अगर फैक्ट्स पे जाएं, अब इसमें डिफेमेशन लगाया, देखिए डिफेमेशन का एक सेक्शन लगाया 356(1). उसमें क्या है, मेरे खिलाफ मेरी मानहानि की है, मैं कंप्लेंट करूंगी तो मामला दर्ज होता है। अब ये पूछने वाला हो कोई प्रशासन से कि किसने मामला, किसकी मानहानि हुई थी और किसने मामला दर्ज कराया, उनको ये बताया गया, जो पत्रकार हैं उनको ये बताया गया कि कोई मध्य प्रदेश से डाक रिसीव हुई थी कंप्लेंट, उसके ऊपर जो है इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो शुरुआत जिसका बच्चा गायब था, जो वो बिटिया थी मनीषा, जो नहीं पता चल रहा था उसका, उस वक्त वो फिजिकली प्रेजेंट थे पुलिस स्टेशन में, उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन डाक से जो कंप्लेंट रिसीव हुई है उसके वजह से इतने लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई। वो 67A ऑफ आईटी एक्ट है। वो क्या होता है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो है कोई ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है या दिखाता है या पहुंचाता है, तब ये लगाई जाती है। अब इसमें फिर ये क्वेश्चन प्रशासन से पूछ सकते हैं कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कौन सा मटेरियल उन लोगों ने ट्रांसमिट किया था। जब वो कवरेज कर रहे थे, वो भीड़ जो थी, धरना जो लोगों ने किया हुआ था, वो बस उनको कवर कर रहे थे। तो वहाँ पे ये सेक्शन का क्या काम आता है? उन्होंने सोच समझ कर ये माहौल क्रिएट किया था कि उससे लोगों का नुकसान हो। तो वो क्या क्राइम करना चाहते थे? ये एक बेस है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए, ये एक बेस होता है। तो क्या उन्होंने ऐसा सोच के वहाँ इकट्ठा हुए थे कि हम लोग ये क्राइम को अंजाम देंगे? या क्राइम तो वैसे कुछ हुआ नहीं है, ना वहाँ कोई दंगे हुए हैं, ना वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना किसी को चोट पहुँची है। जो भी हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग धरने में बैठे थे। शुरुआत क्यों हुई थी? और कि प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की थी। अगर शुरुआती ही दौर में अच्छी कार्रवाई रही होती तो इतने लोग वहाँ जमा ही नहीं होते। पहली बात तो मेन यही है। अब उसके बाद जो लोग जमा हुए हैं, अगर उनके खिलाफ ही मामले दर्ज हो जाएंगे तो फ्यूचर में कौन किसके लिए आवाज़ उठाएगा?